Hello students, I am Geeta and today I am going to teach literary theory. Literary theory, which is the important part in UGC NET and also in literature, and it is important to know about literary theory first. If we want to read the writers of this time and who wrote in literary theories, so we first have to understand what is literary theory, and it is very important part of UGC net. UGC get many questions from this part. Okay, today we will learn what is literary theory. Okay, let's start. uh, the different strategies used by writers in order to critically examine a text is known literary theory. Literary theory बेसिकली क्या होती है? कोई भी जो क्रिटिक होता है वो डिफरेंट डिफरेंट प्रकार की थ्योरीज लगाता है या फिर डिफरेंट टाइप्स के मेथड यूज करता है किसी भी टेक्स्ट को एनालाइज करने के लिए। किसी और राइटर ने कोई टेक्स्ट लिखा है, कोई क्रिटिक उसको पढ़ रहा है, उसको डीपली एनालाइज कर रहा है और उसमें देख रहा है कि इसमें क्या क्या पर्सपेक्टिव को फॉलो किया गया है, क्या क्या पर्सपेक्टिव डाले गए हैं, और these ideas act as different lenses critics use to view and talk about art, literature and even culture. और जो ये क्रिटिक होते हैं इनका किसी भी टेक्स्ट को देखने का जो नज़रिया होता है, दृष्टिकोण होता है, वो अलग अलग होता है। अलग अलग लेंसेज से ये क्रिटिक्स एक टेक्स्ट को पढ़ते हैं। कोई आर्ट के तरीके से उसको देखता है, कोई लिटरेचर के तरीके से उसको देखता है, कोई कल्चर के साथ उसको मैच करके, कोई कल्चर के साथ जोड़कर उसको पढ़ता है और डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव से उसकी डिफरेंट डिफरेंट टाइप से उसको डीपली एनालाइज करता है कि उस टेक्स्ट में क्या लिखा गया है। And different lenses also allow critics to focus on particular aspects of a work they consider important. And these lenses which is used by the critics, वो उनको अलो करते हैं कि वो किसी भी वर्क के एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट पर फोकस करें, उसको देखें कि पर्टिकुलर एस्पेक्ट क्या है इस वर्क की, क्या राइटर इसमें कहना चाहता है और ये किस चीज़ के लिए ये इम्पोर्टेंट है, क्या इसमें लिखा गया है और ये किस प्रकार से कल्चर से जुड़ा है, कैसे लिटरेचर से जुड़ा हुआ है या फिर आर्ट से जुड़ा हुआ है। वो अपने पर्सपेक्टिव से उसको पढ़ता है और डीपली एनालाइज करता है कि ये राइटर जो है वो इस टेक्स्ट में क्या कहना चाहता है और किस चीज़ को ये डिनोट कर रहा है इस टेक्स्ट में। ओके, लिटरेरी थ्योरी में जो फर्स्ट मूवमेंट था वो था न्यू क्रिटिसिज्म, एंड वी विल टॉक अबाउट न्यू क्रिटिसिज्म नाउ. First of all, I will give introduction of neo criticism. This is the introduction of neo criticism. You can see on your screen. What is neo criticism? Neo criticism, first of all I want to clear the term. Neo criticism क्या होता है? क्रिटिसिज्म हम नॉर्मली यूज करते हैं जैसे किसी भी व्यक्ति को क्रिटिसाइज करने के लिए, बैड, हम इसको नेगेटिव वर्ड के रूप में देखते हैं, लेकिन लिटरेचर में इसका मतलब नेगेटिव नहीं होता। क्रिटिसिज्म का मतलब होता है लिटरेचर में किसी भी वर्क को जज करना कि ये क्या कहना चाह रहा है, ये कैसा वर्क है, अच्छा है या बुरा है। हर एक पर्सपेक्टिव से किसी भी वर्क को जज करना क्रिटिसिज्म होता है। अब बात आती है कि न्यू क्रिटिसिज्म जो मूवमेंट है उसमें क्या कहा गया है। न्यू क्रिटिसिज्म में जितने भी राइटर्स ने वर्क लिखे हैं उन्होंने कहा है कि अगर हम किसी टेक्स्ट को पढ़ रहे हैं तो हम उसको राइटर से अलग करके पढ़ें, राइटर के पर्सपेक्टिव से उसको ना पढ़ें। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि राइटर की इंटेंशन क्या थी ये वर्क लिखने की। हमें राइटर के बारे में कुछ नहीं जानना चाहिए, सिर्फ हमें वर्क को डीपली एनालाइज करना चाहिए कि इस वर्क में आखिर है क्या। राइटर से हमें उसको जोड़ के नहीं देखना चाहिए कि किस राइटर ने इसको लिखा है, अच्छा उसने लिखा है तो उसने इसलिए ऐसा लिखा होगा। नो,
अगर हम किसी वर्क को पढ़ रहे हैं तो उस वर्क के बिहाफ से ही उसको पढ़ें, राइटर के बिहाफ से ना पढ़ें। हम राइटर को बिना जाने ही अगर वर्क को एनालाइज करते हैं, ये बात न्यू क्रिटिसिज्म में कही गई है कि राइटर के बैकग्राउंड को जाने बिना ही वर्क को डीपली एनालाइज करें, तभी आप वर्क के साथ, टेक्स्ट के साथ आप अच्छी जजमेंट कर पाएंगे। नाउ न्यू क्रिटिसिज्म कब अपीयर हुआ था? ये अपीयर हुआ था 1929 में, और सबसे पहले ये अमेरिका में आया था। आई ए रिचर्ड्स एक राइटर हैं न्यू क्रिटिसिज्म में, और जो आई ए रिचर्ड्स हैं वो फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म को यूज किया था। आई ए रिचर्ड्स एक राइटर हैं लिटरेरी थ्योरी में, और आई ए रिचर्ड्स ने प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म टर्म का फर्स्ट यूज किया था। पहली बार प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म का यूज आई ए रिचर्ड्स ने किया था, और इस टर्म का यूज किया था इसने, और इसने कुछ इसके स्टूडेंट्स पे इसने एक्सपेरिमेंट किया था, और उन स्टूडेंट्स को कुछ टेक्स्ट दे दिए थे, एक ही टेक्स्ट की कुछ बुक्स दे दी थी, और उनको राइटर के बारे में कुछ नहीं बताया गया था कि किस राइटर ने इस वर्क को लिखा है। जितने भी स्टूडेंट्स को उसने वो बुक पढ़ने के लिए, वो टेक्स्ट पढ़ने के लिए दिया था, हर एक स्टूडेंट का जो पॉइंट ऑफ व्यू था उस वर्क को लेकर, जो उनका जजमेंट था, जो उनका एनालिसिस था, वो डिफरेंट था। अगर वो राइटर के बिहाफ से पढ़ते तो वो एक जैसा ही होता, लेकिन जब उन्होंने राइटर को के बैकग्राउंड को छोड़ दिया बिल्कुल, और उन्होंने वर्क को डीपली एनालाइज किया कि वर्क क्या कह रहा है, तो उनके जो पर्सपेक्टिव थे, उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था उस वर्क के बारे में, वो बिल्कुल डिफरेंट था। तो यही बात न्यू क्रिटिसिज्म में कही गई है कि राइटर के बिहाफ से वर्क को ना पढ़ें, वर्क के हिसाब से वर्क को पढ़ें कि वर्क में क्या लिखा है, टेक्स्ट में क्या लिखा है। राइटर को भूल जाएं। राइटर तभी मर जाता है जब वो एक वर्क को फिनिश कर देता है, उसी टाइम उसका नाता उस टेक्स्ट से ख़त्म हो जाता है। नाउ the term new criticism first used by J.E. Spingham. J.E. Spingham was a great writer, and J.E. Spingham used this term first. And the another writer John Crow Ransom ने एक ऐसे लिखा, और उस ऐसे का नाम इसने दिया न्यू क्रिटिसिज्म। जॉन क्रो रैंसम ने एक ऐसे लिखा न्यू क्रिटिसिज्म नाम से, और उसी टाइम से न्यू क्रिटिसिज्म एक मूवमेंट के रूप में उभर कर आया। ये जो टाइटल था जॉन क्रो रैंसम की बुक का, ऐसे का, वो एक मूवमेंट बन गया। वो जो टर्म थी वो एक मूवमेंट बन गई थी। आगे हम इसमें पढ़ते हैं कि इसमें जो मेन जो राइटर थे जिससे ये इन्फ्लुएंस हुआ था, वो मैथ्यू आर्नोल्ड थे और टी.एस. इलियट थे। जो मैथ्यू आर्नोल्ड और टी.एस. इलियट थे, वे ऑब्जेक्टिविटी एंड इम्पर्सनैलिटी पे फोकस करते थे कि इनका कहना था कि ऑथर अगर किसी टेक्स्ट को लिख रहा है तो वो अपने बारे में ना लिखे, वो टेक्स्ट को टेक्स्ट की तरह से लिखे। ऑब्जेक्टिविटी या इम्पर्सनैलिटी से दूर होना चाहिए कोई भी टेक्स्ट। ओके, इसमें न्यू क्रिटिसिज्म में इतना ही था, और इसमें 2 टर्म्स दी गई थी, 2 टर्म्स इसमें दी गई थी न्यू क्रिटिसिज्म में। जो फर्स्ट टर्म थी वो थी ऑटोटैलिक। ऑटोटैलिक क्या होती है? ऑटोटैलिक में कहा गया कि जो टेक्स्ट है वो सेल्फ कंटेंट होता है, अपने आप में ही वो पूरा होता है, इंडिपेंडेंट होता है, वो किसी भी राइटर पर या किसी और पर वो डिपेंड नहीं होता। टेक्स्ट सेल्फ कंटेंट होता है, उसके अंदर ही सब कुछ होता है, टेक्स्ट के बाहर कुछ भी नहीं होता। जैक्स डेरिडा ने कहा है कि नथिंग आउटसाइड द टेक्स्ट, टेक्स्ट के बाहर कुछ भी नहीं है। जैक्स डेरिडा ने ये बात कही है, जो कि लिटरेरी थ्योरी का एक सबसे बड़ा सबसे अच्छा राइटर है जैक्स डेरिडा। एंड क्लोज रीडिंग द सेकेंड टर्म। क्लोज रीडिंग का मतलब है कि किसी भी वर्क को जब हम लिटरेरी वर्क को हम एनालाइज करते हैं या कोई क्रिटिक उसको एनालाइज करता है तो उसको डीपली एनालाइज करे, एंड डीपली जब उस टेक्स्ट को एनालाइज करेगा तो उसका वो अच्छे से जजमेंट कर पाएगा।
देन ये जो टू टर्म्स हैं ये न्यू क्रिटिसिज्म में दी गई हैं, ऑटोटेलिक एंड क्लोज रीडिंग, ये आपको याद रखनी है, नेट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक जो मैंने ये बताया था, जे स्पिंगम ने फर्स्ट पहली बार जो यूज किया था टर्म न्यू क्रिटिसिज्म का, वो जे स्पिंगम ने किया था। और फर्स्ट जो ऐसे लिखा था न्यू क्रिटिसिज्म टाइटल से, वो लिखा था जॉन क्रो रैंसम ने। इनको प्लीज़ ध्यान रखना और इनमें पजल ना होना, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन आ सकता है, इनमें से क्वेश्चन बनते हैं। और लिटरेरी थ्योरी तो बहुत मतलब अच्छा पार्ट रहता है यूजीसी नेट के लिए। सो बेस्ट ऑफ लक and thank you. It is all about today, and I will go further with the writers in another video. So thank you.